सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? राजनीति है, सभी अपना अपना प्रदर्शन कर सर रहे फिर हैं। भी आपके हिसाब से? अभी तो जो माहौल है मुझे लगता है कि शायद बीजेपी फिर रिपीट करेगी। अच्छा, बीजेपी रिपीट करेगी। बीजेपी क्यों सर? अभी आज की डेट में जो सरकार काम कर रही है, अब जो काम कर रही है अपना दिखा रही है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, तो धरातल पे वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं उसको कि हम ये काम कर रहे हैं। तो सर कितना विकास नज़र आता है आपको मोदी जी के राज में? अब जो कुछ ये अपना मेन मैनिफेस्टो में लेकर के आते हैं, कहीं के धरातल पर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। मगर राहुल गांधी का तो कहना है कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नफरत फैलाई है और महंगाई बढ़ाई है और देश बेच दिया है। नफ़रत तो सर हमारे देश में मतलब कि ये कोई नई बात नहीं है। जब इतने वर्षों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, फिर मुग़लों ने शासन किया, तो उनके जाने के बाद भी वो कुछ ना कुछ तो छोड़ कर गए होंगे जो कंटिन्यू चलता रहेगा। उसको समय पर लोग मतलब कि फिर मुद्दे उठाते रहेंगे, एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे। पुरानी कहावत है, फूट डालो राज करो। तो हर कोई अपने हिसाब से राज करना चाहता, तो कहीं ना कहीं वो उस खिचड़ी को, उस मसाले को इस तरह से यूज़ करता है। राजनीति में जो रहता है पक्ष में, उसको खंडन करने की कोशिश करता रहता है, और जो विपक्ष में रहेगा जाहिर सी बात उन मुद्दों को लेकर आता रहेगा। मतलब ये लड़ाई झगड़ा वो चलता रहता है, कोई नफरती माहौल नहीं है भारत में। नहीं, नफ़रत का माहौल जब हम क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी। जब नफ़रतें फैलाई जाती हैं तो ज़मीनी असर उसका दिखता है कहीं ना कहीं। लेकिन अब सामाजिक चेतना के बाद जब लोग जागरूक हुए हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग धरातल पर सुविधाओं को भी अनुभूत करते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं। तो जो लाभान्वित होते हैं उसके पक्ष की बात करते हैं, जिनको कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा है, खेद पहुंचा है, जिसका अपना किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, चाहे राजनीतिक या अपना परिवार के किसी का नुकसान हो रहा है, उसके लिए तो एक कहीं ना कहीं टीस बन जाती है बात, वो आजीवन बनी रहती है। सर ये जो आपने पढ़े लिखों की बात बोली, इससे बोलते हैं इससे सुनने में आ रहा है कि एजुकेशन जो है, राहुल गांधी का आज ही जो बयान आया उसके अंदर उन्होंने बोला है कि मोदी जी ने जो है एजुकेशन में घपला कर दिया। एजुकेशन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है। तो क्या ये सच्चाई है? इस बात के अंदर कितनी अच्छी नहीं है? क्या आज की जनरेशन को सच में एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है? एजुकेशन सर ये बड़ा संघर्ष से निकलने वाली चीज़ है। ऐसे मतलब किताबी शिक्षा, एक साक्षरता मिशन और वास्तव जो वास्तविक ज्ञान वाली बात है, शिक्षा वाली बात है, इसमें बड़ा अंतर है। और इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ता है, एक व्यक्तिगत रूप बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षा का जो महत्व है उसके लिए व्यक्तिगत संघर्ष है। वो अम्बेडकर जी ने शिक्षा लिया, कितनी विषम परिस्थितियाँ थी, लेकिन आज पूरे न कि इंडिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक आइकन है अम्बेडकर जी। हम अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ते हैं, विदेशों से ज्ञान लेना होता है कि विदेशी मतलब जो हमारे लिए आदर्श बनते हैं कैसे बनते हैं। तो अगर कोई आदर्श हमारे लिए है और हम आदर्श चुन रहे हैं, किसी को अपना आदर्श बना रहे हैं, तो हम जैसा मतलब आइडियल अपने लिए चुने होंगे, जाहिर सी बात है हम वैसा बनेंगे। तो यदि हम अम्बेडकर का ले लें कि भाई विषम परिस्थितियाँ थी, और उतनी विषम परिस्थितियों में भी इतने अच्छे लोग आ सकते हैं, तो आज परिस्थितियाँ उतनी विषम तो रही नहीं कि लोग नीचे पड़ रहे हैं, मतलब कि लाइटें नहीं मिल रही हैं या मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। अब तो सोशल मीडिया एक ऐसा मतलब स्टेज बन चुका है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो उसे कोई दबा नहीं सकता है। और अभी भी अगर स्कूलों का प्रतिशत लिया जाए, मुझे लगता है कि 100 बच्चे किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसमें से 4 बच्चे तो ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े जो आईएएस के इंटरव्यूज आते हैं, आप देखिए जो आईएएस बन रहे लड़के पीसीएस बन रहे हैं, अच्छे अच्छे मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट क्लास, एक 1 रैंकिंग की क्लासेज हैं, उसमें जो लड़के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं। और जब वो पढ़ाते हैं तो उनका जो अंदर का कैपेबिलिटी है तो बढ़ता है ना, क्योंकि जो पढ़ रहा है किसी के इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग सेंटर में, उसकी शुरू से आदत लगी है कि हमें कोई पढ़ाएगा। और जो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किसी और को पढ़ा करके, ट्यूशन पढ़ा करके पैसा अर्न कर रहा है और उसमें लग रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसका जो जज्बा होगा बताने का, एक्सप्लेन करने का, बड़ा अलग ही होगा। तो शिक्षा और साक्षरता दोनों में बड़ा अंतर है। वास्तविक शिक्षा के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग आगे आ रहे हैं, दिख रहे हैं। सर आपने कांग्रेस का भी राज देखा 54 सालों का, और आपने 9 सालों से मोदी जी का भी राज देखा, तो आपको कितना बदलाव दिखता है? किसके राज में आपको विकास ज़्यादा दिखता है? देखिए, काल परिस्थितियों के हिसाब से ना तो कांग्रेस ने अपने समय में जो प्रयास किया वो कहीं कम था, और ना जो मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं कम है। तो काल परिस्थितियाँ, जैसे आपके पास उस समय जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ तो संसाधन क्या थे हमारे पास, तो शून्य संसाधन से इस संसाधन तक ले आना कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम इनके पीछे जिन नेताओं ने अपना जी जान लगाया, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, या जो राजनेता भी अपने स्तर पे कार्य करते रहे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और मोदी जी ने जब से कमान संभाला, इन्होंने भी मतलब अपने तरफ से कोई, देखने में ऐसा नहीं लगता कि कोई कसर छोड़ा हुआ है कि कहीं कोई चूक हो जाए। शासन प्रशासन को सख्त करने की, टाइट करने की पूरी कवायद, मतलब कि राज्य स्तर पर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों में भी एक खौफ, एक डर, ईमानदारी के लिए एक माहौल दिखाई देता है। और भ्रष्टाचार की बात है तो कहीं ना कहीं तो हर जगह होते हैं जो दीमक होते हैं, चाटने में लगे रहते हैं।
तो उनकी छानबीन चलती रहती है। पिछली सरकारों ने भी बहुत सारी कमेटियाँ बनाई थी, ये CBI कोई आज बीजेपी ने तो बनाया नहीं, इतनी बड़ी एजेंसी खड़ी की हुई थी कांग्रेस ने, तो वो भी इन्हीं लोगों के लिए खड़ा की हुई थी। और आज बीजेपी के आने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे देश में और भी अच्छी एजेंसियों की ज़रूरत है, शायद कुछ वहाँ उनको काम ज़्यादा पड़ रहा हो ना कर पर। देखिए NIA खड़ी हुई है, अच्छा काम कर रही है। कहाँ से हो आप? मैं तो बेसिकली यूपी से हूँ, लेकिन यहाँ मैं दिल्ली में ही रहता हूँ काफ़ी समय से। दिल्ली में रहते हो तो सर यूपी में योगी जी के राज में आपको कितना विकास देखने को मिलता है? देखिए उनका भी परफॉर्मेंस अपनी जगह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, कोई कमी नहीं है। जो मतलब कि सामाजिक सरोकार की बात की जाए और जो सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात की है, तो अपने स्तर पर जैसे अब आपको कहा जाए कि आप किसी फील्ड में जो है कोई काम दिया जाए, टास्क दिया जाए, तो आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो वैसे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता हैं वो 100% देने की कोशिश करते हैं। और ज़मीनी धरातल पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पहुँचते पहुँचते एक पुरानी कहावत थी कि कही जाती थी कि गांधी जी की अंग्रेजों मतलब कि आप कांग्रेस सरकार में कल कहा जाता है कि इतना रुपये पहुँचता तो इतना रुपये वहाँ पहुँच पाता है। तो वो बंडर बात कहीं ना कहीं सरकार में भी नीचे जाते जाते हो जाती है। जो ये नीचे स्तर पे मंडल अधिकारी कमंडल अधिकारी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एडवर्टाइजिंग को लेकर के या और भी चीज़ें उनको लेकर के कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती हैं और समय समय पर मेरे ख्याल सरकारें संज्ञान लेती हैं। तो उनमें से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जेल काट रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो जेल काट रहे हैं। तो खौफ है जो साफ तरह से दिखता है। सर एक और बयान जो आज आया सामने, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मोदी सरकार पर वो भ्रष्टाचारी है। तो इस बारे में आपके लिए कहीं से लगता है कि ये भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने फैलाया है? देखिए सर, प्रसार करना किसी गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार का प्रसार कोई गवर्नमेंट नहीं करती है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जांच होती है, वो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो। केजरीवाल सर हैं यहाँ दिल्ली में, अच्छा काम कर रहे हैं। अब केजरीवाल सर से कोई कहे कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या मोदी जी पे आरोप लग रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप चलेगा, उसकी जांच होगी। जांच एजेंसियां हैं, संवैधानिक रूप से कार्रवाई होगी। लोग अगर गलत पाए गए होंगे तो पकड़े जाएंगे। इसके पहले भी तो हुआ है, काफ़ी नेता आपने देख रखा है इतिहास में जेल भी काट चुके हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं सामने आएगी। सत्य है तो सूरज है, अस्त हुआ है निकलेगा। सर क्या लगता है गठबंधन मोदी जी के लिए टक्कर दे पाएगा? ये सर राजनीतिक समीकरण, जो समीकरण के आंकड़े होंगे, कौन कितना बना पाता है, बिगाड़ पाता है, ये क्या राजनीतिक ही बता पाएंगे। सर क्या लगता है अखिलेश यादव के राज में और योगी जी के राज में कितना बदलाव देखने को मिलता है आपको यूपी में? अखिलेश यादव जी युवा नेता हैं और काफ़ी कर्मठी हैं। बड़ा उनके अंदर हम लोगों को उम्मीद थी, हम खुद युवा थे और हमें लगा था कि जैसे फॉरेन कंट्री वगैरह वो घूमे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा विकास करेंगे। और उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया। हमारे यूपी में काफ़ी चीज़ें वो अखिलेश जी के आने के बाद आई थी और अच्छा बदलाव उन्होंने किया था। बहुत सही उनकी शुरुआत थी। योगी जी कर रहे हैं उन कामों को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोनों अच्छे नेता हैं। काफ़ी मतलब एक खूबसूरती है, दोनों के काम में अपनी अलग अलग खूबसूरती है। दोनों अच्छे नेता हैं, दोनों अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। जी सर। और योगी जी के वो जो बोलते हैं कि बुलडोजर लेकर चढ़ जाते हैं, गुंडा राज फैला रखा है। सर मैंने पहले बोला, राजनीतिक मुद्दों में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहना, ये तो राजनीति अपनी एक उनका अपना एक ट्रिक है, टैक्टिक्स है, कौन किसको कैसे घेरता है, घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जैसे हम आम लोग हैं तो हम तो जो धरातल पर देखते हैं, महसूस करते हैं, वो चीज़ें ही बता पाएंगे ना कि मतलब कैसे लग रहा है। तो जो माहौल आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है कि यूपी में कोई ये कह दे कि मैं कहीं हूँ तो भयभीत महसूस कर रहा हूँ या मेरे घर पे कोई ज़बरदस्ती जाकर के कोई अटैक कर दे रहा है। ये सब चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर करके भी आत्मसम्मान जगता है। जब हम किसी गलत चीज़ का प्रतिरोध करते हैं तो हमारे अंदर एक ठाकुर है जो उस गलत का प्रतिरोध करता है। तो मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी, सिर्फ कुआं ठाकुर का नहीं था, सिर्फ कुआं ठाकुर का नहीं था, इसका बड़ा व्यापक स्वरूप था ठाकुर का। हमारी भूख और हमारी प्यास तक, हमारी इज्जत और हमारी आखिरी सांस तक सब कुछ ठाकुर का था। हमने अपना सब कुछ ठाकुर के हवाले कर रखा था। सब कुछ ठाकुर का था, तब भी सब कुछ ठाकुर का था, आगे भी सब कुछ ठाकुर का रहेगा। लेकिन जानने की कोशिश तो करो, आखिर कौन था वो ठाकुर। जब तुम खुद को किसी के शरण में छुपाने की कोशिश कर रहे थे तो तुम्हारी रक्षा के लिए कोई अपना सीना ताने हुए खड़ा था, वो था ठाकुर। जब तुम विलुप्त होने लगे थे तो तुम्हारी जान बचाने के लिए कोई सीना ताने खड़ा था, वो था ठाकुर। किसी की मांग उजड़ गई, किसी का युवा लाल गया, धिक्कार है आज भरी सभा में, वो ठाकुर एक सवाल हुआ। जिस ठाकुर ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, आज तुम उस ठाकुर को इस तरह से जलील करते हो तो थोड़ा दुख होता है। दोस्त तुम्हारा नहीं, हो सकता है तुम्हें थोड़ी जागीर मिल गई हो, लेकिन तुम्हारा जमीर मरना चाहिए था, तुम्हारा जागीर नहीं। ठाकुर की पहचान कर सको तुम, तुम्हारे अंदर शायद होश नहीं। जिस ठाकुर ने
इतने बलिदान दिए, तुम्हें जिसका कृतज्ञ होना चाहिए था उस ठाकुर से अनभिज्ञ हो तुम, और बोल रहे हो ऐसे जैसे कि सर्वज्ञ हो तुम। हिम्मत जुटाकर कभी सच बोलने की कोशिश तो करो। पैसा नहीं मिलेगा पर आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी। हमारे तुम्हारे अंदर जगा हुआ स्वाभिमान है ठाकुर। मेरी मातृभूमि मेरा आन मान शान है ठाकुर। अपने पूर्वजों और इस हिंदी साहित्य से पूछना, आखिर क्यों इतना महान है ठाकुर? आखिर क्यों इतना महान है ठाकुर? ब्राह्मणों के लिए उसका भगवान है ठाकुर। हमारे समाज में छात्रियों के लिए मानो उसका अभिमान है ठाकुर। वैसे समाज के लिए उसकी सुरक्षा करने वाला सर्वशक्तिमान है ठाकुर। शूद्र समाज के लिए उसका तन मन सर्वस्व प्राण है ठाकुर। अपने ठाकुर के प्रति विश्वास का भाव तो पैदा करो। शक्ति के साथ साथ बहुत ही करुणा निधान है ठाकुर। अधर्म से लड़ने खातिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास है ठाकुर। उस ठाकुर से विषम परिस्थितियों ने भी आत्मसमर्पण नहीं किया। शायद इसलिए आज भी हम और तुम न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। और उस ठाकुर के बलिदान के लिए अधर्म से विरुद्ध लड़ने वाला दृढ़ इच्छा शक्ति विश्वास है ठाकुर। हमें समझने की ज़रूरत है कि यह जो समाज में वैमनस्यता फैली है, कहीं न कहीं उसे परोसा जा रहा है, उसे उद्वेलित करने की कोशिश किया जा रहा है। हम यदि किसी गलत का प्रतिरोध करते हैं तो हमारे अंदर है ठाकुर। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप या समाज का कोई भी व्यक्ति किसी कमज़ोर तबके को, किसी कमज़ोर व्यक्ति को सहयोग कर रहा है तो वो है ठाकुर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।